तो आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट, और आज हम असेसमेंट के बारे में जानेंगे और उसके पर्पसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट के इंट्रोडक्शन की। कुछ हम केस स्टडीज़ लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे कि पहली केस स्टडी है जिसमें प्रिया है, जिनका 8 साल का बच्चा है, जिसे बैठने में भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो एक सर्वे उनके एरिया में विजिट हुआ और उन्होंने सब मदर से कुछ क्वेश्चंस पूछे बाल विकास से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, और उस बेसिस पे प्रिया को बोला गया कि वो डॉक्टर से मिले और अपने बच्चे को और उस टीम ने बताया कि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे को कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, डिटेक्ट हुई है। इसी तरीके से हम दूसरी केस स्टडी की बात करें तो अर्जुन है, जिनका 8 साल का बच्चा है। वो कहते हैं कि उनके बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और वो चाहते हैं अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने की। तो जब वे स्कूल जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप अपने बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट, एजुकेशनल टेस्ट, ये सब चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रजिस्टर लगाएं, ताकि वो स्कूल वाले पता कर सकें कि बच्चे की डिग्री क्या है रिटार्डेशन की, और बच्चे की कंडीशन किस तरीके की है, किस तरीके का नेचर है। तो अभी जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़े असेसमेंट के, वो डील करते हैं सबसे पहले असेसमेंट को विद चाइल्ड विद पर्सन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो आज अब हम बात करते हैं कि असेसमेंट क्या है। तो असेसमेंट का एक मात्र मतलब है कि किसी चीज़ का नाप लेना, एस्टिमेट करना, माप लगाना, और ब्रॉडली कहा जाए तो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर और उसे एनालाइज करना, समझना, और उसके ऊपर कोई भी गोल इम्प्लीमेंट करना, कुछ भी टास्क बनाना, तो और डे टू डे लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना। किस तरीके की सिचुएशंस आ सकती हैं, कैसे लिविंग होती है डे टू डे लाइफ में, ये हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो एक अगर हम कुछ उससे हटके जाएं, आईडी से हटके जाएं, तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें कहीं घूमने जाना है, हमें कहीं ट्रिप पे जाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या सोचेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे या कार से जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, वहाँ पर फैसिलिटीज़ किस तरीके से मिलेंगी, क्या क्या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होंगे हैं, और किस तरीके का खर्चा होगा, क्या हर चीज़ हम ध्यान रखते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि ये फिजिबल होगी हमारे लिए ट्रिप या नहीं, हमारे लिए फ़ायदा, हम घूम पाएंगे या नहीं, हमारे लिए ठीक रहेगी ट्रिप या नहीं। तो इसी तरीके से हमने हमने अपने दिमाग में लगाया या हमने क्या सोचा, हमने एक तरीके से उस होल ट्रिप का असेसमेंट करा कि किस तरीके से क्या होगा, फिर हम उस पर कोई कंक्लूजन पर आते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, एक डेफिनेशन जानते हैं असेसमेंट की। इंटेलेक्चुअल टर्म में भी कहा जा सकता है इसको और इंडिविजुअल टर्म में भी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या है। एक है assessment refers to the process of gathering, analyzing information in order to make instructional, administrative and or guidance decisions about or for an individual। तो इसमें क्या बोला गया है, सेम टू सेम बोला गया जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि असेसमेंट क्या रेफर करता है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, किसी तरीके से लेना, और फिर उसको गाइडेंस देना, डिसीजन उसके लिए लेना कि किस तरीके से उसको गाइड किया जाएगा और किस तरीके से उसके गोल्स बनेंगे, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो एक और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं जो दी है लोगन ने 1977 में। उन्होंने बोला है assessment as the use of various instrument, test, inventories, observation and so on utilized in identify skills and ascertaining progress. The frequency used different terms are evaluation and diagnosis। तो इसमें क्या कहा गया है, जो असेसमेंट है वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है, जैसे टेस्ट यूज़ करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, प्रीवियस हम नॉलेज यूज़ करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चाइल्ड को, और बच्चे की जो स्किल है, लेवल्स हैं, अभी करंट लेवल है वो जानते हैं।
ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोला गया और फिर उस पर एवेल्यूएशन किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन को ब्रॉड टर्म में भी पढ़ते हैं, थोड़ा हटके पढ़ते हैं। तो क्या होता है असेसमेंट? सिस्टमैटिक गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एज यूजुअल, जो हमने अभी पीछे पढ़ा उसका ब्रॉड टर्म हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि हम लोग बोल रहे हैं कि सिस्टमैटिक एक तरीके से इंफॉर्मेशन ली है, उसको समझा गया है और उसके हिसाब से हमने कोई भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। और जो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं वो हमारी गेस पर या प्रोबेबिलिटी पर नहीं होनी चाहिए, अनुमानिक नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को ठोस होनी चाहिए, वो ऐसे होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेंट है जो दे रहा है वो भी कोई ठोस हो। जैसे अगर हम किसी बच्चे की बात करें तो उसके पेरेंट्स दे रहे हो तो ठोस हो कि उन्होंने दी है, रिपोर्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, ये अपनी सोच से ना बनाई जाए और गैसेस पे ना बनाई जाए। और दूसरा पॉइंट है मेकिंग डिसीजन यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन। फिर हम बात करते हैं कि जब हमने इंफॉर्मेशन ले ली, गैदर कर ली है, अब क्या करना है उसके बाद? तो उस इंफॉर्मेशन को असेस करा, उसका मोल, उसका सारा निकाला, निचोड़ निकाला और उसके बाद हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे बच्चे के लिए, उसके बिहेवियर के लिए, कि बच्चे को किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, बच्चे को किस तरीके से कहाँ भेजना है, बच्चे का क्या क्या बच्चे का रिक्वायरमेंट है, बच्चे को क्या क्या चीज़ें हमें देनी है। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी सिंपल सा, कि सपोज हमने एक बच्चे को असेस करा जिसका सिटिंग नहीं है। जैसे अभी हमने पीछे ही बात करी थी, एक प्रिया है, उनका बच्चा है, उसे सिटिंग प्रॉब्लम है। अब अगर हम उसे कंप्लीट असेस करते हैं तो पता चलता है कि उसको बैठने में प्रॉब्लम है, उसे थेरेपीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट असेसमेंट होगा, इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, उसके बाद ही हम उसे रेफ़र करेंगे कि बच्चे को हम भेजें कि उसे ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट है। बच्चा 8 साल का है तो उसे कौन सी उसमें डालना है, प्राइमरी में डालना है, किस तरीके की एजुकेशन उसे प्रोवाइड की जाएगी। तो उसी बेस पे, किस बेस पे हमने ये डिसीजन लिया? हमने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करी थी उस बेस पे ये डिसीजन लिया, हमने बच्चे को असेस करा, उस फॉर्म पे ये हमने डिसीजन लिया। तो आगे हम चलते हैं, पर्पस जानते हैं असेसमेंट के, इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी असेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं पर्पस में क्या क्या होता है। पर्पस में होता है इनिशियल आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग, असेसमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड रेफरल, प्रोग्राम प्लानिंग, और इसके बाद आता है इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इनिशियल आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग, ये क्या होता है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके बारे में। द स्टूडेंट हु रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन एंड स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज आर इनिशियल आइडेंटिफाइड थ्रू असेसमेंट प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम अभी भी बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम बच्चे को क्या, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो हम बच्चे को किस में स्क्रीन करते हैं, पहले देखते हैं, पता करते हैं कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हम पढ़ते हैं द प्रोसीजर इन्वॉल्व आइदर इन्फॉर्मेंट प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन और एरर एनालिसिस और फॉर्मल प्रोसीजर सच एज अचीवमेंट और इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें हमने बात करी है कि जो भी हमारे को प्रोसीजर होगा आइडेंटिफिकेशन और स्क्रीनिंग का, वो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व हो सकता है इन्फॉर्मेंट प्रोसीजर हो सकता है। इन्फॉर्मेंट प्रोसीजर मतलब कोई बच्चे के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहा है। एरर एनालिसिस हो सकता है कि हम बच्चे को टास्क दे रहे हैं, बच्चा अगर 5th क्लास में है और बच्चा को हम 4th क्लास का भी टास्क दे रहे हैं तो बच्चे की बहुत सारी गलती आ रही है, तो हम उस हिसाब से उसकी एरर एनालिसिस कर रहे हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, स्क्रीन कर रहे हैं हम एक तरीके से बच्चे को। और एक फॉर्मल प्रोसीजर जो हमारा कहा गया है इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जो स्टैंडर्डाइज टूल से होता है, साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स करते हैं। तो इसके बारे में हम नीचे पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स असेसमेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड फर्दर इवैल्यूएशन। तो इसमें बोला गया है कि असेसमेंट वो इसलिए यूज़ करते हैं
ताकि चाइल्ड का फर्दर इवेल्युएशन हो सके, चाइल्ड में डेवलपमेंट हम ला सकें। Assessment is also used to screen children who are considered to be high risk for developing various problems. These children have not yet developed deficiencies requiring special education but do exhibit certain behavior suggest problem in the future. कुछ असेसमेंट इस तरीके से भी कंसिडर किए जाते हैं जो बच्चे हाई रिस्क पर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे अगर छोटे हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, मे बी उन्हें स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन उनके साथ उनका डेवलपिंग माइलस्टोन पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, उनके बिहेवियर्स कुछ इस तरीके से होते हैं ताकि हम उन्हें असेस करें और उन बिहेवियर्स को उसी टाइम रोक कर दें ताकि बच्चे को एडवांटेज हो, बच्चे को इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड रेफरल की। ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग यू मे सस्पेक्ट दैट चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड। हाउएवर टू कंफर्म दैट दिस यू नीड टू बी डिटेल्ड असेसमेंट। Screening indicates the possibility of disability. A diagnosis confirms that whether it's not preliminary assessment through screening is correct. Thus, diagnosis is the second purpose stage of assessment. In this case of mental retardation, diagnosis will help you to establish the degree of a retardation, associated problems, and the reason for the condition. तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि असेसमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड रेफरल, ये हमारा सेकंड स्टेप है। जब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, स्क्रीनिंग में हमें लगा कि हमने देखा कि बच्चे में पॉसिबिलिटी है कोई डिसेबिलिटी होने की, समझा हमने। अब हमारा सेकंड स्टेज आता है असेसमेंट करने का, है जिसमें हम जानते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो हम असेसमेंट से कंफर्म करेंगे उस चीज़ को कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरीके से दिक्कत आ रही है और कौन कौन सी जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, और उसके साथ मेंटल रिटार्डेशन के साथ बच्चे को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, एसोसिएटेड कंडीशन तो नहीं है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, द असेसमेंट कैरिड आउट फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस इज रेफर्ड टू एज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। रिमेंबर दैट व्हाइल स्क्रीनिंग शेड्यूल्स कैन बी यूज्ड बाय एनीबॉडी इंक्लूडिंग पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स। ये कह रहे हैं कि जो ये स्क्रीनिंग है वो तो पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स कोई भी कर सकता है, कोई भी जान सकता है कि बच्चे आपको महसूस कर सकता है कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो सिर्फ प्रोफेशनल, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस पीपल कर सकते हैं विद मेंटल रिटार्डेशन के साथ। तो हमें डिटेल्ड असेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं हम, टेकिंग डिटेल, किसी बच्चे की डिटेल हिस्ट्री केस हिस्ट्री लेंगे, क्या क्या इंक्लूड करता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है बच्चे का, एजुकेशनल असेसमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इन असेसमेंट्स में क्या क्या होता है, कैसे करा जाता है, डायरेक्टली टेस्टिंग द चाइल्ड यूजिंग डेवलपमेंटल साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड असेसमेंट चेकलिस्ट। तो ये हमारे बेसिकली साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, असेसमेंट चेकलिस्ट स्पेशल एजुकेटर यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट होती है, मेडिकली एग्जामिनिंग द चाइल्ड ये डॉक्टर्स कर सकते हैं, इंटरव्यूइंग द पेरेंट्स, जो केस हिस्ट्री है वो पेरेंट्स को इंटरव्यू करके ली जा सकती है। The training and the guidance provided to the child depends on diagnosis that has been made. Thus, making correct diagnosis using appropriate procedure is critical. The following cases, तो हम एक केस की बात करेंगे जिसमें डायग्नोस हुआ है, बच्चे का असेसमेंट हुआ है और बच्चे का स्क्रीनिंग हुआ है।
तो हम पेरेंट्स अपने 8 साल की बच्ची को एक ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए हैं और बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम उन्होंने बताई है कि बच्चे चल नहीं सकती है, बोल नहीं पा रही है और समझ नहीं पा रही है क्या दूसरा कहना चाह रहे हैं, और उसे खाना भी खिलाना पड़ रहा है, टॉयलेटिंग में हेल्प करनी पड़ रही है, उसकी केयर करनी पड़ती है और उसे कपड़े भी पहनाने पड़ते हैं, और बात वो अपनी ADL भी ठीक से नहीं कर पा रही है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, पेरेंट्स को इंटरव्यू करने के बाद, जहाँ पर मैंने आपको पीछे भी बताया था केस हिस्ट्री लेने के बाद और एजुकेशनल और मेडिकल असेसमेंट करने के बाद ये फाइंड आउट हुआ कि बच्चे को सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है और बच्चे को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वॉकिंग में, ईटिंग में, टॉयलेटिंग में, ड्रेसिंग में और समझने में सिंपल इंस्ट्रक्शन। तो उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया गया कि बच्चे को आप स्पेशल स्कूल में एडमिशन कराओ जो मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट्स का हो, चिल्ड्रंस का हो, जहाँ पर उसे रेगुलर ट्रेनिंग मिलेगी डे टू डे लिविंग, और आप घर पर भी बच्चों को यही ट्रेनिंग दी जाए, कराओ। ये हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ये केस स्टडी हमने पढ़ी है जिसमें बच्चे का स्क्रीनिंग भी हुआ, स्क्रीनिंग घर में पेरेंट्स ने करा, उसके बाद इंटरव्यू लिया गया पेरेंट्स का, बच्चे का असेसमेंट हुआ, एजुकेशनल मेडिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसके बाद हमने रिजल्ट निकाला, उसके बाद हमने बच्चे को बताया कि बच्चे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम आगे पढ़ेंगे। असेसमेंट के बाद हमने बात करी कि IEP बनाने की, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बनाने की। जब हमने डायग्नोज कर लिया कंप्लीट बच्चे को, तो हम सोचेंगे कि हम बच्चे की एबिलिटीज किस तरीके से डेवलप करें इन सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल सेटिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम में और डे टू डे लिविंग में भी। तो in order to be able to do all this, you need to find what are the needs and abilities of child in different areas of it. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे की एबिलिटीज जानेंगे कि बच्चा कौन से एरिया में अच्छा है, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से हम उसकी एबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं और उसकी डे टू डे लिविंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। Thus, the third purpose of the assessment is to provide information that will help in planning the educational program for the child. The assessment which enables us to do is referred as educational assessment. तो एजुकेशनल असेसमेंट हम किस तरीके से बच्चे को इम्प्लीमेंट करेंगे, एजुकेशनल असेसमेंट देंगे, किस तरीके से हम बच्चे का प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम बनाएंगे कि बच्चे को कहाँ कहाँ एकेडमिक मैथ्स में रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से। ठीक है, तो एजुकेशनल असेसमेंट कौन कर सकता है, अब हम ये जान लेते हैं। While psychological assessment for the purpose diagnosis can be carried out only by a trained person, तो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है वो खाली जो ट्रेंड पर्सन है वो कर सकते हैं, ऐसे ही एजुकेशनल असेसमेंट कैरिड हो सकता है, को कर सकते हैं पेरेंट और टीचर और कोई भी कम्युनिटी वर्कर। उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए चाइल्ड को ऑब्जर्व करने की, सिस्टमैटिक सिचुएशन में किस तरीके से चाइल्ड बिहेव कर रहा है और किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और एप्रोप्रिएट मेथड्स और मटेरियल्स अवेलेबल होने चाहिए चाइल्ड को डायरेक्टली टेस्ट करने के। अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ असेसमेंट की। तो कुछ हम लोग जब चाइल्ड को असेस करते हैं, आईडी चाइल्ड को असेस करते हैं, तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टूल होते हैं जिनके ऊपर हम आईडी बच्चों को असेस करते हैं, थ्रू विच ओवरऑल इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड रिगार्डिंग पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ अबाउट राइट फ्रॉम बर्थ टू अडल्ट, सेल्फ हेल्प, सोशल, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कॉग्निकेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी हम असेसमेंट टूल्स यूज़ करते हैं उसमें आईडी बच्चों के लिए सारे डोमेन्स होते हैं, बर्थ से ले तक अडल्ट के लिए कहा जाए तो प्री प्राइमरी से ले तक प्री वोकेशनल तक के लिए, और उसमें क्या क्या डोमेन्स हमें मिलते हैं, सेल्फ हेल्प मतलब पर्सनल स्किल्स, ADL स्किल्स,
सोशल किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, कॉग्निशन अपना लॉजिक किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, फाइन एंड ग्रॉस मोटर्स प्ले में किस तरीके से हो रहे हैं, वोकेशनल मतलब कोई वोकेशनल अगर बच्चा है वोकेशनल स्किल्स किस तरीके से कर रहा है जिससे वो अर्न कर सकता है, एकेडमिक पढ़ाई में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, इन सब चीज़ में किस तरीके से उसका क्या करंट लेवल है, किस तरीके से हम उसे सर्च कर सकते हैं। तो कुछ असेसमेंट टूल्स के नाम मैं आपको बताती हूँ। एक है MDPS मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, एक है FACP चेकलिस्ट फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, एक है उपनयन प्रोग्राम प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, ये 0 to 6 ईयर्स के लिए होता है। द पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन, ये पोर्टेज गाइड है, ये आपके ये भी 0 to 6 ईयर्स के लिए होती है, अर्ली चाइल्डहुड के लिए होती है, जिससे बच्चे को ये इंडिया की नहीं है, ये बाहर की है। एक है आरहम जिसका फुल ये 3 to 6 ईयर के लिए होता है, ये भी अर्ली चाइल्डहुड है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक केस स्टडी की और बात करेंगे, ठीक है। ऑन द जो हमने प्रीवियस सारा पढ़ा उसके बेसिस पे हमने सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करी। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड एंड यूज ऑफ फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट, जो हमने चेकलिस्ट यूज़ करी, और करंट लेवल हमने द करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग हमने निकाला, बच्चे का फंक्शनिंग निकाला, और उसमें हमें बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम, असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें नज़र आई। तो यहाँ पर है द बॉय कैन वॉक एंड रन, द बॉय ईट्स बाय हिमसेल्फ बट स्पिल्स अ लॉट ऑफ फूड, वो खाता तो खुद है लेकिन ना खाना गिरा देता है आसपास। नीड असिस्टेंट, उसे कपड़े पहनने के लिए भी असिस्टेंट्स चाहिए होती है, किसी की ज़रूरत होती है, एंड नहाने के लिए भी। बट मैनेजेस हिमसेल्फ बाय ड्यूरिंग टॉयलेट, लेकिन वो टॉयलेट में अपने आप को मैनेज कर लेता है। सिंपल इंस्ट्रक्शन समझता है, कुछ शब्द बोलता है फैमिली मेम्बर से, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, ये उन सबको आइडेंटिफाई करता है, और नॉर्मल कॉमन वेजिटेबल्स को जानता है, फर्नीचर्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों को जानता है, बॉडी पार्ट्स को थोड़ा जानता है, रेड येलो कलर के बारे में जानता है, आइडेंटिफाई कर पाता है। काउंट्स ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिर्फ 2 तक है, और पेंसिल होल्ड कर सकता है और स्क्रिबल कर सकता है। ये हमने एनालाइज करा, असेस करा। उसके बाद हमने बच्चे के लिए IEP बनाई, प्रोग्रामिंग करी। तो हमने बच्चे के लिए क्या क्या प्रोग्राम करा, ईटिंग, ड्रेसिंग और बाथिंग में हमने प्रोग्राम करा ताकि हम उसे इंडिपेंडेंट कर सके। कलर्स के नेम, कॉमन वेजिटेबल्स के बारे में आइडेंटिफाई करना। उसके बाद काउंटिंग में हमने लिया 10 तक काउंटिंग कर सकेगा, और रीडिंग एंड राइटिंग न्यूमेरिकल्स 10 तक, जैसे ONE1 हमने 10 तक लिए। और अपना नाम लिखना, अपना नाम पढ़ना, हमने ये गोल्स लिए। और कुछ 2-2, 3-3 शब्दों के सेंटेंस बोल सके, एक सेंटेंस बोल सके, इस तरीके से हमने गोल्स लिए। और दूसरों के स्टेप्स, कोई भी हम कमांड दे रहे हैं तो वो स्टेप समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। इस तरीके से हमने इस केस स्टडी में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने चाइल्ड को स्क्रीन करा है, स्क्रीन के बाद ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व के बाद हमने चेकलिस्ट यूज़ करी है, जैसे स्टैंडर्डाइज टूल यूज़ करा है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट यूज़ करी है। उसके बाद हमने बच्चे का पूरा रिजल्ट निकाला है कि बच्चा ये चीज़ें कर सकता है। और जहाँ पर बच्चा प्रॉम्प्टिंग के साथ कर रहा है, जहाँ पर बच्चा कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, उसके हमने गोल सेलेक्ट करे हैं। अब हम ये गोल्स इम्प्लीमेंट करेंगे बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अब इसके बाद आता है, जब हम गोल्स इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, असेसमेंट फॉर इवेल्युएशन। जब हमने कोई भी गोल इम्प्लीमेंट कर लिया तो उसके थोड़े टाइम बाद हम इवेल्युएशन करते हैं। आफ्टर प्लानिंग द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, anyone who teaches the child
वुड वेदर चाइल्ड लर्न हैज़ बीन टॉट टू हिम। जो भी हम इवैल्यूएशन किस लिए करते हैं कि जो भी हमने बच्चे को सिखाया है, जो भी हमने बच्चे को बताया है, क्या बच्चे को समझ आया है, बच्चा सीख पाया है। Evaluation in the context of education means an appraisal or checkup to see whether goals of teaching and training are achieved. Evaluation का मतलब है कि जो भी हम goals दे रहे हैं बच्चे के लिए, ले रहे हैं, वो अचीव हो रहे हैं, वो उसके लिए सही है या नहीं है। तो हम इवैल्यूएशन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। सपोज एक बच्चा खड़ा ही नहीं हो पाता और हमने सपोज उसके लिए गोल ले लिया भागने का, उसे खड़े होने में दिक्कत है और हमने भागने का गोल ले लिया, तो हम थोड़े टाइम में अगर इवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि वो गोल अचीव नहीं होगा। तो इवैल्यूएशन करने का हमें यही फ़ायदा है ताकि हम उस गोल को मॉडिफाई कर सकें, हम उस गोल को बच्चे के साथ ले सकें, इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकें। On the basis of evaluation, you will decide whether you will continue with the same teaching strategy or modify them, whether to move on next step or teach spend time or what. तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि आप उसी चीज़ पर टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो या बच्चे को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो एवेल्यूशन ये काम करता है। तो ओवरऑल हम प्रोसेस देखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन से ट्रेनिंग तक आते आते हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे उसका ये एक छोटा सा चार्ट है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे का स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू डेवलपमेंट चेकलिस्ट एंड स्क्रीनिंग शेड्यूल्स। मतलब जैसे बच्चे की या तो डेवलपमेंट चेकलिस्ट देखेंगे बच्चे का, या उसके स्क्रीन करेंगे उस बच्चे को कि इस तरीके से उसके साथ कहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम डायग्नोज करेंगे, रेफर करेंगे। इसमें हम थ्रू साइकोलॉजिकल असेसमेंट, केस हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, एजुकेशनल असेसमेंट होते हैं। फिर इन सब के बाद हम प्लान करते हैं इंडिविजुअल प्रोग्राम एंड इंटरवेंशन। इसमें हमने जाना कि हम बच्चे को प्रोग्राम करते हैं, हम असेस करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। उसके बाद हम उसके लिए गोल प्लानिंग करते हैं ये, और फिर गोल इम्प्लीमेंट करता है। लास्ट हमारा आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम बच्चे के लिए हम देखते हैं कि बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, अगर नहीं हुई है तो कहाँ प्रॉब्लम है, और हम उसे मॉडिफाई करते हैं। थैंक यू।